हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने लेके आए हैं जियोग्राफी यानी साथियों जियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की साथियों आज हम बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, भूगोल के ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला है, वैसे प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो साथियों, अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके आप लोग फटाफट से क्लास को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ पाएंगे और अपनी तैयारी को आजमा सकेंगे इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। साथियों, टारगेट 90% लेके चलना है आप लोगों को, क्योंकि अब आपके सामने टाइम बहुत कम है। तो आप लोग फटाफट से स्टडी विथ रवि चैनल के साथ जुड़ जाइए और आज की क्लास को हम लोग करेंगे स्टार्ट। आप लोग को अगर क्लास सही से देखना है, हर रोज देखना है लाइव क्लास, तो साथियों स्टडी विथ रवि 92 ये चैनल का नेम है, सर्च मारेंगे आपको फ्रंट पे दिख जाएगा। साथ ही साथ आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल का नेम है, आप लोग जाके वहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और आंसर की बात करते हैं फटाफट से। मात्र 20 या 21 प्रश्न है आज की क्लास में और फटाफट हम लोग उसे 15 से 20 मिनट में समाप्त करेंगे। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। सेट नंबर 2 है। सेट नंबर पहले ही हमने फर्स्ट करा दिया था, यानी पहला चैप्टर मैंने आपको पहले ही करा दिया और आपके सामने ये दूसरा चैप्टर है। तो चलिए आप लोग फटाफट से दूसरा चैप्टर में लग जाएंगे। तैयारी है? चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, कहता है कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि के प्रथा को कहते हैं ला दांग, मिल्पा या रोका या झूम। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने ऐसे ही आपके एग्जाम में मिलेंगे और आपको एक ऑप्शन को चूज करना है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को हम लोग झूम कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम। जैसे कि झूम कृषि होती है उसी को कहते हैं। स्थानांतरित कहने का मतलब अलग अलग सीजन में अलग अलग क्या करते हैं, कृषि का उपयोग करते हैं वहां पे, तो उसी को झूम खेती कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों एकदम राइट ऑप्शन है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। देखते हैं कि दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा गया। साथियों इस पीडीएफ में आपको आंसर के साथ क्वेश्चंस मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने है। कहता है निम्नलिखित में से कौन फसल एक पेय फसल है, यानी उसे हम पीते हैं। बताइए पेय फसल का नाम बताइए। गन्ना, चावल, चाय या गेहूं, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। फटाफट से आप लोग दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन फसल एक पेय फसल है। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं आज की क्लास में। चलिए साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है जो कि एकदम राइट है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है साथियों। चाय। चाय क्या है? एक प्रकार का पेय फसल है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल को देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तीसरा नंबर सवाल साथियों आपकी स्क्रीन के सामने है। कहता है कि कोडरामा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कोडरामा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, तांबा, अभ्रक या बॉक्साइड। चार ऑप्शन है, आपको बताना है राइट ऑप्शन। साथियों क्या हो जाएगा कि कोडरामा यहाँ पे पूछा गया आपसे किस खनिज के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। लौह अयस्क, तांबा, अभ्रक, चार ऑप्शन है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे आंसर भी दिख गया होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। कौन? कोडरामा। कोडरामा क्या है? एक प्रकार का जगह का नाम है, याद रखिएगा। जो अभ्रक के लिए खनिज है एक प्रकार का, उसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल के देखते हैं कि आपसे क्या पूछा गया है। साथियों 4 नंबर सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। साथियों कौन सा ऐसा उद्योग है जो कृषि पर बिल्कुल भी आधारित नहीं है? सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी, जूट। चार ऑप्शन है, फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे कि आखिर क्या हो जाएगा। कौन सा ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित बिल्कुल भी नहीं है? साथियों यहाँ पे सूती वस्त्र की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे इसे कृषि पर ये बिल्कुल आधारित है। जूट की खेती की जाती है। चीनी के लिए गन्ना की खेती की जाती है। साथियों सीमेंट की बात करें, सीमेंट बिल्कुल भी कृषि पर आधारित नहीं है, ये पत्थर को पीस कर बनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है, याद रखिएगा। और ऐसे सवाल आपके 2024 एग्जाम के लिए
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रखिए, क्योंकि ऐसे सवाल आपसे पूछा गया है। 2016 के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया, उसके बाद फिर से 2021 के एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा गया है। शायद आपसे 2024 में फिर से ये सवाल रिपीट कर दे, इसलिए आपको एक एक प्रश्न पे ध्यान देने वाली बात है। क्लियर है? 4 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग जाएंगे। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि 5 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया। साथियों यहाँ पे 5 नंबर सवाल पूछा गया है कि पारिस्थितिक विकास का प्रमुख अवधारणा है। पारिस्थितिक विकास का प्रमुख अवधारणा पूछा गया है। ऑप्शन ए नंबर कहता है कि प्राकृतिक साधनों का असमान वितरण, बी कहता है समन्वित परिस्थितियों का विकास, सी कहता है साथियों की सतत परिस्थितिक विकास, या डी इनमें उपयुक्त में से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। 5 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे लॉन्ग है, ध्यान देने वाली बात है। परिस्थिति को देखते हुए वहां पे आपको इसका जवाब बताना है। अगर लगे कि यहाँ पे मैं फंस रहा हूं तो फटाक से क्वेश्चंस को छोड़ के आगे आपको बढ़ जाना है। तो पारिस्थितिक विकास का प्रमुख अवधारणा जो है साथियों, ऑप्शन नंबर ए भी है, बी भी है, सी भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। जी हाँ, पारिस्थितिक विकास की जो प्रमुख अवधारणा है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। साथियों एक बार फिर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी सारे स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ पाए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर सवाल को कि आखिर आपसे 6 नंबर सवाल क्या पूछा गया। साथियों 6 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल समुद्री पतन अवस्थित है। क्या किसमें जवाहरलाल समुद्री पतन की यहाँ पे बात की है कि अवस्थित है। केरल में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, या गुजरात में है। तो जवाहर समुद्री पतन की अवस्थित की बात यहाँ पे किया है। केरल बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा, और कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे, कर्नाटक। महाराष्ट्र मुंबई के नजदीक पड़ता है, ये बिल्कुल भी गलत है। तो यहाँ पे जवाहर समुद्री पतन अवस्थित की बात अगर करता है तो ये कर्नाटक की बात करता है, याद रखिएगा। और कर्नाटक इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछे जाने की 100% संभावना है। इसलिए आप लोग स्टडी विथ रवि के साथ जुड़े रहिए, लास्ट तक बने रहिए। साथ ही साथ आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज का क्लास कैसा लगा। साथियों अभी और सारे प्रश्न आना बाकी है, टोटल के टोटल 20 या 21 प्रश्न आज की क्लास में है। दूसरा नंबर चैप्टर से उठाया गया प्रश्न है, तो चलिए बताइए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबंध पोताश्रय है, यानी कौन सा एक स्थलबंध पोताश्रय है साथियों, तो ये हल्दिया है, याद रखिएगा। एक जगह का नाम है, याद रखिए, हल्दिया। विशाखापट्टनम की बात करें, सबसे बड़ा यहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म यहीं पे अवस्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल की ओर। 8 नंबर सवाल है साथियों कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे पूछा गया, और अभी तक हमारे देश में 2011 के बाद जातीय जनगणना नहीं कराया गया है, याद रखिएगा, या मानवीय जनसंख्या नहीं कराया गया है, यानी जनगणना नहीं कराया गया। लेकिन अमेरिकी जनगणना के अनुसार चीन को पसारते हुए हमारे भारत नंबर 1 पे आ गया है। तो लगभग 140 करोड़ जनसंख्या हमारे इस देश का हो गया है। तो बताएंगे आप लोग, यहाँ पे आपसे 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछा गया के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, यानी भारत में कुल आबादी कितनी है 2011 के अनुसार। सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है साथियों। 2011 में जब हमारे यहाँ जनगणना हुआ था उस समय 121.01 करोड़ यहाँ पे आबादी हुआ करता था, लेकिन अब बढ़कर लगभग 140 करोड़ हो गया है। कितना, 140 करोड़। लेकिन आपसे जब सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा तो 140 करोड़ नहीं मारना है, क्योंकि अभी हमारे देश भारत के द्वारा जनसंख्या पे जनगणना नहीं कराया गया। यहाँ पे 2011 के अनुसार अगर पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी मार के आप लोग जाएंगे, 121.01 करोड़। क्लियर है 8 नंबर सवाल। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर सवाल को देखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये सवाल आपसे बन पाएगा या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला सवाल को कि आपसे क्या पूछा गया है। 9 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है। साथ ही यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिख गया होगा, थोड़ा वेट कीजिए 1 मिनट।
बताएंगे आप लोग। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। यहाँ पे आपको आंसर भी दिख गया होगा, टेक्निकल इश्यू के कारण आपके सामने आंसर भी आ गया है। तो कौन एक कारक भारत में, सिर्फ भारत की बात की है कि पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। प्रवास कहने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। सबसे बड़ा मुख्य कारण भारत में क्या है? व्यवसाय, शिक्षा, काम और रोजगार या विवाह। तो यहाँ पे मुख्य कारण जो होता है साथियों, काम और रोजगार के लिए हमारे देश के आदमी दूसरे देश जाना चाहते हैं। तो यही क्या कहलाता है? पुरुष प्रवास कहलाता है, याद रखिए। जैसे कि हमारे बिहार के आदमी अलग अलग राज्यों में जाके काम करते हैं। सिंपल सी बात है, पुरुष प्रवास का मतलब है काम और रोजगार के लिए अपने राज्यों को छोड़ के दूसरे राज्य चला जाना, या अपने देश को छोड़ के अलग देशों में चला जाना काम और रोजगार के लिए, यही पुरुष प्रवास कहलाता है। यहाँ पे अप्रवास की अगर बात करेगा साथियों, याद रखिएगा, अप्रवास की अगर बात करेगा तो अप्रवास का मतलब होता है कि दूसरे देश से हमारे देश में किसी जनसंख्या को आ जाना, यानी एक आए, हजार आए, कुछ भी आए, उसे हम क्या बोलेंगे? अप्रवास बोलेंगे। तो ये राइट है। और जनसंख्या पर बहुत बड़ा डिफेक्ट डालता है उत्प्रवास, अप्रवास। 2 नंबर का होता है, यहाँ पे बायोलॉजी में ये पढ़ाया जाता है। चलिए हम लोग अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो अगला नंबर सवाल को देखते हैं कि आपसे अगला नंबर सवाल क्या पूछा गया। यहाँ पे 10 नंबर सवाल साथियों पूछा गया है कि भारतीय, थोड़ा इसे जूम आउट करता हूं और आपके स्क्रीन के सामने टोटल के टोटल मात्र 3 ही ऑप्शन शामिल किए गए हैं। तो आप लोग बताएंगे 3 ही ऑप्शन में आपका आंसर भी है। कहता है कि भारत के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विशेषता नगर के लक्षण का अंग नहीं है? जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्तियों प्रति वर्ग किलोमीटर, या 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। संलग्न का मतलब होता है जुड़ जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे राइट है। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विशेषता नगर के लक्षण का अंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 10 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी अगर राइट है तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल को देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल 11 नंबर सवाल है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? यहाँ पर कौन सा ऐसा फसल है जिसे हम लोग रोपते नहीं है? कॉफी, गन्ना, रबर या गेहूं। साथियों अभी सीजन चल रहा है गेहूं का, आपको पता होगा। गेहूं को हम लोग रोपते नहीं है, डायरेक्ट छिड़काव करते हैं अपने खेतों में। लेकिन कॉफी की बात करें, जिसे चाय बनती है, चाय की खेती की जाती है साथियों, इसे हम लोग रोपते हैं धान की तरह। गन्ना को भी रोपा जाता है और रबर की खेती के लिए भी उसके पौधों को रोपा जाता है। यहाँ पे दूसरी ओर गेहूं दिया गया जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, और गेहूं ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हम लोग गेहूं को रोपते नहीं, डायरेक्ट अपने खेतों में छिड़काव करते हैं। 11 नंबर सवाल क्लियर है। हम लोग आगे 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। आप लोग फटाफट से आंसर फटाफट से देते जाएंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें पता चले कि आप लोग लगातार अपनी क्लास को देख रहे हैं। चलिए आगे 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। यहाँ पे 12 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो बताएंगे। तो यहाँ पे आपको आंसर दिख गया होगा, कृषि है, व्यापार है, आखेट है या बुनाई है। तो तृतीय क्रियाकलाप जो है यहाँ पे व्यापार होता है। क्या होता है? व्यापार होता है, याद रखिएगा। तीसरे नंबर का क्रियाकलाप जो है वो क्या है? व्यापार। क्लियर है? 12 नंबर सवाल सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, जो कि एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर बी ही साथियों यहाँ पे हम लोग भी देंगे, क्योंकि ये 100% सवाल आपके एग्जाम में आने लायक है। इसे आप जरूर याद रखें। 2024 के एग्जाम में इसे छपने के लिए हम लोग छोड़ते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल की ओर। 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि की फसल है? यानी कौन सी ऐसी फसल है जिसे हम लोग रोपते हैं, यही आपसे पूछा गया। कौन सी रोपण कृषि की फसल है? कहवा, रबर, गन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे आप लोग। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है और आंसर भी आपके सामने कुछ कुछ दिख गया होगा।
तो रोपण कृषि की फसल की यहाँ पे बात किया है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया था, कहवा जो होता है उसको भी हम लोग रोपते हैं। रबर के बारे में हमने आपको बताया था, इसे भी रोपते हैं, और गन्ना को भी रोपा जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है इनमें सभी, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों में टिक लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम लोगों को सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को फिल अप कर देना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया साथियों कि बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है। बागाती कृषि की बात की है, सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशिया याद रखिएगा, सबसे ज्यादा दक्षिण पूर्वी एशिया में क्या है, विकसित है। अमेजन में, ये बिल्कुल अमेजन की जंगल होती है वहाँ पे, मध्य अमेरिका में नहीं है, और ये कांगो बेसिन में भी नहीं होगा। यानी दक्षिण पूर्वी एशिया जो है हम लोगों को बागेती कृषि सर्वाधिक मात्रा में विकसित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है। 14 नंबर सवाल का जवाब जो है साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल की ओर, और 15 नंबर सवाल को देखते हैं कि आपसे क्या पूछा गया। 15 नंबर सवाल यहाँ पे साथियों आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का किस्म नहीं है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट या साइड्रेटाइट। कौन लौह अयस्क का किस्म नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। यानी उसमें लौह की मात्रा, लोहा की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, जिसे हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में क्या बोलते हैं साथियों, एफी बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। तो कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है, ये आपसे पूछा गया। मैग्नेटाइट जो है ये लौह अयस्क का है। हेमेटाइट से भी लौह प्राप्त किया जाता है, साइड्रेटाइट से भी लौह प्राप्त किया जाता है, लेकिन लिग्नाइट जो होता है साथियों, इससे बिल्कुल भी लौह अयस्क प्राप्त नहीं किया जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट है, और आपके एग्जाम के लिए MBBI सवाल है, क्योंकि भूगोल में सबसे ज्यादा प्रश्न आपके इसी प्रकार पूछा जाता है, लॉजिकल सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है, 16 नंबर सवाल की मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है। लौह अयस्क से है, कोयला से है, तांबा से है, या सोना से है। मैसाबी कृषि की यहाँ पे बात की है और उसकी संबंध पूछा है, यानी रिलेशनशिप पूछा गया है। तो ये सबसे ज्यादा लौह अयस्क से होती है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किससे ज्यादा संबंध है, तो वो है लौह अयस्क। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, 17 नंबर सवाल को देखते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, कहता है कि गहन निर्वाहन कृषि प्रचलित है। गहन निर्वाहन कृषि प्रचलित है कनाडा में, चीन में, अमेरिका में, यूक्रेन में। तो गहन निर्वाहन कृषि जो है ये ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है आपको, चीन में। कहाँ पे, चीन में प्रचलित है। कहाँ पे है, चीन में प्रचलित है। क्या गहन निर्वाहन कृषि कहाँ पे, चीन में प्रचलित है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी जो है साथी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया उसको देखिए। 18 नंबर सवाल है साथियों कि विश्व के किस देश से होने वाली निर्यात में, कहता है कि विश्व के किसी देश से होने वाली निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है। जापान से, जर्मनी से, चीन से, या भारत से। यानी विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता पाई जाती है, अलग अलग वैरायटी की यहाँ पे क्या होती है, निर्यात की जाती है। तो जर्मनी में सबसे ज्यादा ये विविधता देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में, और 19 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं कि आखिर आपसे 19 नंबर सवाल का क्या रहा है। साथियों 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आंसर के साथ दिख रहा है क्या, ताकि आपको टाइम का बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। 19 नंबर सवाल आपसे पूछा गया कि भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है। CIC, इसे आप इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, CIS, सॉफ्टा, सॉर्क या आसियान। तो आपको बता दें भारत जो है वो सॉर्का का व्यापारिक समूह का
सदस्य है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इराक। जी हाँ, इराक की बात करते हैं, यह ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। इस पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि नहीं और है वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपसे कंफ्यूज कराता है आपके एग्जाम में। तो इराक की बात करते हैं साथियों, इराक जो है सदस्यता वाला राष्ट्र नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ आप लोग जाएंगे। 100% ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछने की उम्मीद बनती है 2024 के एग्जाम में। और क्लियर है तो आज की लास्ट सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का बात करें साथियों, ये जिनोवा में है या माउंटवेनिया में, ब्रुसेल्स में है या जकार्ता में? तो ये जिनोवा में है साथियों, याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनोवा में। तो ये साथियों आज का लास्ट सवाल था आपके स्क्रीन के सामने। फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको बता दें, आपके जो भी दोस्त भाई बहन हैं जो बायोलॉजी के लिए पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्रैश कोर्स आपके इस चैनल पे स्टार्ट कर दिया गया है। अभी कुछ ही वीडियो अभी वहाँ पे हो पाए हैं, कुछ ही क्लास। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग क्लास को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पे ला पाएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही साथियों। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।